प्रगतिशील आत्माओं के चरणों में वंदन नमन। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणिया कर्म टले, प्राप्त करे सद् ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इसी शुभ भावनाओं के साथ सभी को मेरा जय जिनेंद्र। देव गुरु धर्म की कृपा से जो भी सीखा है, जाना है, आप सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। आज की क्लास में हम हमारा नेक्स्ट पोर्शन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हमने लिंग के बारे में चर्चा की थी। आज हम वचन के बारे में पढ़ेंगे कि वचन क्या होते हैं। व्याकरण किसी भी भाषा को जानने का सबसे सरल और सुगम तरीका है। व्याकरण के द्वारा हम किसी भी भाषा को बहुत सरलता से, बहुत आसानी से जान सकते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, एक लड़का है, 3 लड़कियां हैं और 6 लड़कियां हैं। कुछ कर्ता है, कर्ता मतलब करने वाला, कर्ता मतलब करने वाला। अगर पेपर में ऐसा आए कर्ता कौन, तो किसी भी काम को करने वाला वो कर्ता कहलाता है। कर्ता जिन शब्दों से कर्ता के एक या अधिक होने के बारे में पता चलता है, उन्हें हम वचन कहते हैं। यानी कि करने वाले कितने लोग हैं, एक हैं या 2 हैं। कर्ता मतलब उस काम को, उस क्रिया को करने वाले, उन्हें हम उसके बारे में मान लो पता चलता है कि एक लड़का काम कर रहा है, या 3 लड़कियां काम कर रही है, या 6 लड़कियां काम कर रही है। तो जिस लाइन के बारे में या जिससे हमें पता बोध होता है या पता चलता है, मालूम होता है कि हम एक है या अधिक है, उन्हें वचन कहते हैं। जिन शब्दों से हिंदी में वचन को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द का वह रूप जो प्राणी या वस्तु के एक होने के बारे में बताता है, उसे एक वचन कहा जाता है। एक का जो बोध कराता है या एक के बारे में बताता है, स्वाभाविक है वो एक वचन होगा। और जो शब्द का बहुत सारे, एक से ज्यादा का बोध बताते हैं, उसे बहुवचन कहा जाता है। बहु मतलब बहुत सारे, वो बहुवचन कहलाते हैं। जैसे लड़कियां, चिड़िया, किताबें, बसें आदि। वचन की पहचान। वचन को पहचानने के 2 तरीके हैं, संज्ञा सर्वनाम शब्दों से, क्रिया के रूप से। संज्ञा सर्वनाम शब्दों से कभी कभी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से उनके एक होने का पता चलता है। जैसे कि अध्यापक ने कविता सुनाई, उन्होंने पुस्तक पढ़ ली, छात्रों ने बहुत शोर मचाया। वचन की पहचान के 2 तरीके हैं। या तो आप जो संज्ञा है, हमने पढ़ी, अभी संज्ञा पढ़ी थी कि नाम, वस्तु, जाति, उनसे, या सर्वनाम संज्ञा के उपनाम यानी कि सर्वनाम से, या फिर क्रिया के रूप से हम पता कर सकते हैं। वैसे ही क्रिया के रूप से हम कैसे पता कर सकते हैं, इसके बारे में बताया है कि कई बार संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का एक वचन और बहुवचन में समान रूप रहता है। यानी कि एक वचन और बहुवचन में समान रूप रहता है। ऐसी स्थिति में वाक्य में क्रिया का रूप देखा जाता है और फिर वचन निर्धारित किया जाता है। जैसे चोर पकड़ा नहीं गया, तो वो एक वचन हो गया। चोर पकड़े नहीं गए, यानी कि चोर एक है और चोर पकड़े, जैसे ही डे आता है तो हमें पता चल जाता है उस क्रिया से कि बहुत सारे चोर हैं। खिलाड़ी आराम कर रहा है और खिलाड़ी आराम कर रहे हैं, है क्या वो खिलाड़ी है। लेकिन जब कर रहा है तो हमें पता चलता है कि वो एक वचन है, और जब कर रहे हैं तो हमें पता चलता है कि वो बहुवचन है। ऊपर दिए गए वाक्यों से वचन की पहचान उसकी क्रिया से हो रही है। जो काम वो कर रहे हैं उसकी क्रिया से हो रही है। वचन संबंधी महत्वपूर्ण बातें।
बड़ों के प्रति आदर प्रकट करते हुए बहुवचन का प्रयुक्त होता है। तू एक वचन होता है, परंतु हम लोग क्या करते हैं, शिष्ट व्यवहार यानी कि अच्छे के लिए। आजकल तो छोटे बच्चों को भी हम आप कहते हैं, बहुत सारे स्कूल्स में या पेरेंट्स अब आप बच्चों को आप कह के बुलाते हैं, या कह सकते हैं तुम। तू का उपयोग बहुत रेयर हो चुका है, परंतु शिष्ट व्यवहार के लिए तुम या आप प्रयुक्त होता है। कुछ क्षेत्रों में एक वचन के स्थान पर बहुवचन प्रयुक्त होता है, जैसे बिहार और लखनऊ के वासी मैं के स्थान पर हम प्रयुक्त करते हैं। आपने देखा होगा, जो भी मतलब उस साइड के हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, वो बहुत सारे लोग हम करते हैं। कलकत्ता वाले भी जो भी हैं, वो भी क्या करेंगे, हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हम। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत सारे लोग हैं, या आप कह सकते हो कि मतलब वहां पे संख्या ज्यादा है, नहीं। ये उनका एक तरीका है, बात करने का एक तरीका है ये उनका। कुछ क्षेत्रों में एक वचन के स्थान पर बहुवचन प्रयुक्त होता है। बिहार और लखनऊ वालों के साथ के वासी मैं के स्थान पर हम प्रयुक्त करते हैं। सिर्फ बहुत सारे भारत में, इंडिया में क्षेत्र हैं जहाँ पे मैं की जगह हम यूज करते हैं। जब बड़प्पन प्रकट करना हो तब भी बहुवचन प्रयुक्त होता है। कई संज्ञा शब्द हमेशा बहुवचन ही रहते हैं, जैसे आंसू, होश, हस्ताक्षर, बाल। बाल एक नहीं, बाल बहुवचन में ही प्रयोग होंगे। दाम, लोग जब भी आते हैं हम कहते हैं ना, चार लोग क्या कहेंगे, या लोग ऐसे कहते हैं, तो एक लोग की या एक आदमी की बात नहीं होती, वो पूरे समूह की या पूरे 2 3 4 लोगों की संख्या की बात होती है, बहुवचन के रूप में की बात होती है। कई संज्ञा बहुवचन होते हुए भी एक वचन में प्रयुक्त होती है, जैसे सेना, दल। बहुवचन है लेकिन हम एक वचन के रूप में उसको प्रयोग करते हैं। सेना, दल, वर्ग, वृंद, परिवार, जाति, सोना, चांदी आदि। भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है। इसका हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी भाव है, हंसना, ये नहीं है हम हंसे, हंसने का भी एक वचन में ही आएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा ये हमेशा एक वचन में ही आती है। वर्षा, प्रजा, जनता, आकाश, पानी, सत आदि शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द हैं, इनका ध्यान रखना। कई संबंध सूचक संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन में समान रहती है। कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं हैं, वो एक वचन और बहुवचन में क्या करती हैं, समान ही रहती हैं। आ को ए करके, जैसे दीवार, दीवारें। कुछ शब्द ऐसे हैं ना कि हम इतने बड़े इस लेवल पे हैं कि हम वो अपने आप बना लेंगे। बच्चों को जैसे होता है ना, उनको रटाना है, समझाना पड़ता है, लेकिन हम पेपर देंगे, आप जो पेपर बनाएंगे, वो आसान है इन शब्दों को समझना। बाह, बाहें, कला, कलाएं, लता, लताएं, कन्या, कन्याएं, लड़का, लड़के। यहाँ लगाकर और ई को ई करके, चाबी, चाबियां, रोटी, रोटियां, दवाई, दवाइयां, मछली, मछलियां, टोपी, टोपियां, साड़ी, साड़ियां। जन, गण, वर्ग, लोग, वृंद आदि लगाकर शिक्षक, शिक्षक गण, पक्षी, पक्षी वृंद। ये इस तरीके से वचन परिवर्तन करते हैं। किसान, किसान लोग। आ के स्थान पर ओ लगाकर कारक चिन्हों के साथ होने पर। छात्रों ने तमाशा किया था, छात्रों। छात्रों का प्रयोग किसमें होगा, वचन परिवर्तन करके, छात्र, छात्रों। लताओं पर भौरे बैठे हैं। बहुत सिंपल है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो आप खुद से भी कह सकते हो कि कर सकते हैं। इसमें मतलब ये शब्द को पढ़ के ही आप बता सकते, जैसे पंक्ति है तो आप बता सकते हैं कि पंक्तियां होंगी, है ना। तो ये एक पक्षी वृंद है, अभी पक्षी वृंद है, तो उसका वृंद को हटाकर हम पक्षी कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। अमीर लोग हैं, अमीर लोग का क्या होगा, अमीर लोग का होगा अमीर। अमीर लोग हैं, ये जो देखिए, अमीर लोग का क्या है, शब्द का बहुवचन अमीर लोग हैं। तो कुछ के बहुवचन दिए हुए हैं और कुछ के वचन आपको एक वचन के रूप में दिए गए हैं, आपको उसका बहुवचन बनाना है। तो इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। वैसे सिंपल है, जैसे शिक्षक गण है तो शिक्षक है, और शिक्षक गण का क्या हो गया, बहुवचन के रूप में है। तो ये बहुत सारे सरल सरल हैं।
उचित बहुवचन पर सही का चिन्ह लगाई, आंसू आंसुओं, युवक युवकें, युवकें होता है क्या शब्द? आपको खुद सड़क सड़कें, जैसे सड़कें हम बोलते हैं, तो आप जब वो को शब्द बोलोगे तो वो शब्द आपको अपने आप लगेगा कि ये अप्रोप्रिएट है या ये उचित है या नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, कारक। कारक संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य में क्रिया के साथ संबंध दिखाता है। जो किसी भी वाक्य में क्रिया के साथ, यानी कि जो भी क्रिया वो कर रहा है उसके साथ उसका संबंध दिखाता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का, की के, अधिकरण में, पर, संबोधन है। अरे ये हम सब ने अपनी स्कूल में टेबल याद की है कि हम किसी भी कारक को कैसे पहचान सकते हैं। ये कारकों के चिन्ह है। कर्ता ने मतलब जहां पे कर्ता कारक आएगा वहां पे ने शब्द प्रयोग होगा ही होगा। कि अध्यापक ने मुझसे कहा, या राम ने सीता से कहा, या इस व्यक्ति ने मुझसे ये कहा, तो ने आते ही वो क्या हो जाएगा? वो कर्ता कारक हो जाएगा। कारक संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य में क्रिया के साथ संबंध दिखाता है। कारक टोटल 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, जिसको हम, चिन्ह का मतलब है जिसको हम पहचान सकते हैं, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो क्या है? कर्ता कारक का चिन्ह है ने। ये ध्यान रख लेना, ये चिन्ह में से भी हमेशा प्राय पूछे जाते हैं कि चिन्ह इसका क्या है, ने किसका चिन्ह है, कौन से कारक का कौन सा चिन्ह है, इसके बारे में भी अक्सर पूछा जाता है। तो आप लोग अगर आओ अभ्यास करे वाले करोगे तो आपको पेपर देने में बहुत आसानी रहेगी। बहुत आराम से, मतलब कह सकती हूँ कि पेपर आप दे सकते हो। तो इन सब के बारे में आप अच्छे से जरूर पढ़ना। उसके बाद है, जहाँ पे ने है वहां पे कर्ता कारक है। कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। और इसका परसर्ग मतलब इसको पहचानने के लिए हम ने शब्द का प्रयोग होता है। जैसे अध्यापक ने कविता से कहा, तो ये जहां पे भी ने आ गया आप समझ लेना वो कर्ता कारक है। वैसे ही कर्म, क्रिया का प्रभाव संज्ञा या सर्वनाम के जिस पद पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहा जाता है। इसका परसर को है। राम, माँ रोहन को बुला रही, माँ किसको बुला रही है? रोहन को। तो इसमें पता चल जाता है कि संज्ञा या सर्वनाम किसको कर रहा है, वो क्रिया क्रिया किसको कह रही है, किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। माँ रोहन को बुला रही है तो इसका प्रभाव रोहन पर पड़ रहा है। तो जैसे ही को आएगा वो आपका कर्म कारक बन जाएगा। कारण कारक, करण कारक, करण अर्थात माध्यम या साधन, क्रिया जिस साधन से पूर्ण होती है उस संज्ञा या सर्वनाम पद को कारण कारक कहा जाता है। इसका परसर के से होता है। बच्चा पेड़ से गिर गया, बच्चा कहाँ से गिर गया? पेड़ से। तो जहां पे भी ये से या के द्वारा होगा ना, यह काम मेरे द्वारा हुआ है, उसमें क्या होगा? जहां पे भी द्वारा या से का प्रयोग होता है वो करण कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? करण कारक। वैसे ही संप्रदान कारक, संप्रदान अर्थात किसी को कुछ प्रदान करना या किसी को कुछ देना। जब कर्ता कुछ कार्य करता है या किसी को कुछ देता है तो उस क्रिया को या उस क्रिया को पूर्ण करने वाले या देने वाले सर्वनाम शब्दों को संप्रदान कारक कहलाता है। इसका है के लिए और को। माता जी ने भिखारी को खाना दिया, या यह राम मेरे लिए लेके आया। तो जहां पे के लिए या रोहन के लिए मम्मी हलवा लाई, तो जहां पे भी के लिए आएगा या को शब्द आएगा वो संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान मतलब किसी को कुछ प्रदान करना, किसी को देना। तो ये बहुत सरल है कि कंफ्यूजन नहीं होगा कर्म कारक और संप्रदान कारक में। मैं इसलिए शॉर्ट में एकदम तरीके से बता रही हूँ कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा को शब्द आकर। कि देखो कर्म कारक में भी को है और संप्रदान कारक में भी को है, लेकिन संप्रदान में को से तात्पर्य है कि वहां पे कोई चीज किसी को दी जा रही होगी। तो आपको एक हिंट मिल जाएगी। ये एक इस सरल तरीके से आप कर पाएंगे कि संप्रदान में प्रदान करना है। अगर कोई किसी को कुछ प्रदान कर रहा है तो वो डेफिनेटली संप्रदान कारक होगा। ठीक है,
तो ये चीज का बहुत आसानी से हो जाएगा। इसमें कर्ता कारक, कर्म कारक, कारण कारक और संप्रदान कारक, हमने अभी 4 कारक किए हैं। उसके बाद आती है अपादान कारक। संज्ञा, इसमें क्या होगा, इसका हिंट है कि चीज कहीं से अलग होती है, यानी कि संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिससे अलग होने के भाव हो रहे हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो से मतलब गिरना, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पहाड़ों से झरना बह रहा है। तो जहां पे भी से वर्ड आएगा, अलग होने वाला, कि कोई किसी से अलग हो रहा है, तो वहां पे अपादान कारक होगा। संप्रदान मतलब कुछ किसी को कुछ देना, अपादान मतलब अलग होना। ये एक हिंट के रूप में आप ध्यान में रख सकते हैं। संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो किसी दूसरे के साथ संबंध दिखाता है, उसे संबंध कारक कहा जाता है। संबंध कारक के परसर्ग का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री आदि होते हैं। जैसे यह मोहन की कार है, मोहन की कार है, तो ये क्या कर रहा है, ये उसको उससे संबंध बता रहा है, किसी दूसरे के साथ संबंध दिखा रहा है, तो वो क्या होगा, संबंध कारक होगा। उसी तरीके से अधिकरण कारक, अधिकरण का अर्थ है आधार। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया के होने पर समय व स्थान का बोध होता है, उसे अधिकरण कहते हैं। इसका साइन क्या है, में और पर। किताबें बिस्तर पर रखी गई है, किसका किससे संबंध है, समय और स्थान का। कहाँ रखी गई किताबें, वो बता रहे हैं कि बिस्तर पर रखी है। तो जहां पे भी क्रिया के होने का समय व स्थान का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उसी के साथ है संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारते हैं, हे भगवान, हे भगवान, हे राम, ऐसे बोलते हैं ना हम ये शब्द, वो क्या है, हम किसी को पुकारते हैं या हम किसी को बुलाने के बारे में पता चलता है, तो वो संबोधन कारक है। संबोधन मतलब संबोधन देना, मतलब भाषण देना होता है ना, या किसी को पुकारना, या किसी को संबोधित मतलब इंडिकेट करना, किसी को निर्देशित करना। तो इसका परसर्ग है, उसको पहचानने के लिए है हे या अरे, ठीक है, हे और अरे। तो ये चीजें आप ध्यान रखना, ये 8 कारक हैं। इसको याद करने का यही है कि इसके परसर्ग चिन्हों को, कर्ताने, कर्म के लिए अपादान से अलग, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, ये सारे चिन्हों से आप किसी भी कारक को आराम से, किसी का माइक खुला है प्लीज बंद कर लीजिए, उसका भी जो भी कारक से उससे संबंध होता है, वो इजीली पता चल जाता है। तो कारक, अब मुझे नहीं लगता कि किसी को यहाँ तक कारक समझने में कोई प्रॉब्लम है। फिर भी कोई है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जय जिनेंद्र, 1 मिनट जी। ये करण कारक में भी से और के द्वारा आया है, बच्चा पेड़ से गिर गया। और उपादान कारक में भी जैसे पहाड़ों से झरना बहता है या पेड़ से पत्ता गिरता है, तो उससे इसमें ये व्यक्तिवाचक और ये सजीव और निर्जीव का है या कुछ ऐसे? इसमें है कि वो कौन से माध्यम या कौन से साधन से गिर गया है। यानी कि देखो, संज्ञा या सर्वनाम है, वो क्या हो रही है, वो अलग हो रही है। इसमें अपादान में एकदम अलग होने का भाव बोध है, वो अपादान कारक है। जैसे पहाड़ों से झरना बह रहा है, वो बहता ही है पहाड़ों से, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये हमेशा ही गिरते हैं। लेकिन बच्चा हमेशा पेड़ से गिर गया ये जरूरी नहीं है ना, ये ट्रुथ या यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि बच्चा हमेशा पेड़ से गिर गया, है ना। वो एक साधन के द्वारा गिर गया, बच्चा गिर गया है, लेकिन कहाँ से गिर गया है, वो पेड़ से गिर गया है। वो बच्चा कार से भी गिर सकता है, स्कूटर से भी गिर सकता है। ये एक कह सकते हैं ना, एक फैक्ट नहीं है बच्चा, ये कि यूनिवर्सल फैक्ट है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये हमको पता है कि वो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, लेकिन बच्चा हमेशा पेड़ से गिरेगा ये जरूरी नहीं है। तो कारण मतलब माध्यम या साधन, साधन के द्वारा बोल रहे हैं कि वो बच्चा कहाँ से गिर गया था, भाई पेड़ से गिर गया था। ठीक है, और के द्वारा जहां पे भी आएगा वो करण कारक होगा। और किसी को कारण में पूछना है? चलिए अब हम आगे चलते हैं।
कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। अभी था कि कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों का परिसर क्या है, वो है, किंतु कर्म कारक में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। और मैं सब, जबकि संप्रदान का मैंने अभी बताया था, थोड़ी देर पहले बताया, मैंने कहा आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें हिंट ध्यान रखनी है कि जहां पर किसी को कुछ देने की बात आएगी, किसी ने किसी को कुछ दिया है या प्रदान किया है, तो हम संप्रदान कारक, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है कि कर्म का कारक पे क्रिया पे क्या प्रभाव पड़ा, नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, आप इसको सिंपल तरीके से ये कर सकते हो कि जहां पे कोई किसी को कुछ दे रहा है या प्रदान कर रहा है, वहां पे सीधा संप्रदान कारक ये हिंट के रूप में है। अगर आप कर्म और क्रिया में इसमें करोगे तो आप उलझ के रह जाओगे, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट रूप में हिंट के रूप में ये चीज बताई है कि जहाँ पे भी कुछ भी, जहाँ पे कुछ भी देना हो, वहां पे हम संप्रदान कारक का प्रयोग करेंगे। अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, वो ठीक है, वो उनका कर्म कारक है, वो छात्रों को पढ़ा रहे हैं, ये बता दिया इस लाइन में, वो छात्रों को कुछ दे तो नहीं रहे, लेकिन अध्यापक छात्रों को किताबें देते हैं, ये संप्रदान कारक है। तो को और को में अंतर समझ आ गया, कर्म कारक और संप्रदान कारक में कोई कंफ्यूजन है इसमें? फिर हम आगे हाँ। की ओर चलते हैं। करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है? अब ये जो पूछा था आपने वही है कि करण कारक से भी है, करण कारक और अपादान कारक दोनों का परसक से है, किंतु करण के द्वारा किया जाता है। बच्चा गिर गया था, लेकिन कहाँ से गिर गया था? वो पेड़ से गिर गया, ये बताता है। लेकिन अपादान कारक में अलग होने और तुलना होने का और व्यय होने का पता चलता है। जैसे कि माँ ने चाकू से फल काटे, ठीक है, वो करण कर रही है, माँ कुछ करण मतलब कार्य कर रही है, कुछ किसी के द्वारा कार्य कर रही है, किसके द्वारा? चाकू से काट रही है फल। किससे काट रही है? चाकू से। के हाथ चाकू गिर गया, यानी कि माँ के हाथ से चाकू अलग हो गया। हाँ। ठीक है, वो क्या हो गया? चाकू अलग हो गया, अलग हो गया, या कह सकते हो कि वो छूट जाता है, छूटने का होता है ना, तो वो माँ के हाथ से अलग हो गया। और माँ ने फल काटे, बच्चा पेड़ गिर गया। तो इसमें ध्यान रखना कि उसका क्या बताते हैं कि किसके द्वारा वो किया जाता है। माँ फल किससे काट रही है? चाकू से काट रही है। बच्चा किससे गिर गया? पेड़ से गिर गया। तो इसमें करण मतलब कार्य करने वाला क्या कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंडेंट करता है। और इसमें तो अलग होना या किसी से तुलना होना और भय होने का पता चलता है। कारक समझ आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं। अब आपको थोड़ी सी क्या है ना कि ये एक्सरसाइज आओ अभ्यास करे वाले करेंगे तो बहुत आसानी से मतलब हो जाएगी चीजें ये। इसके अलावा आगे जो हम चलते हैं, क्रिया, इससे पहले एक पेज और है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ, हालांकि वो उसी का ही रूप है। धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, अर्थात किसी क्रिया के विभिन्न रूपों में जो अंश समान रूप से मिलता है उसे धातु कहते हैं। जैसे क्रिया का सामान्य रूप है हंसना, चलना, या कह सकते हो पढ़ना, ये क्रिया का क्या है? सामान्य है। लेकिन धातु बनाते हैं, धातु मतलब जब हम जैसे संस्कृत में बनाते हैं, पठ धातु है, पढ़ने को क्या कहते हैं? पठ धातु है। चल धातु है, वद धातु है, वद्दी, वद्दाम, वद्दम, तो ये वद धातु है, ये धातु रूप होते हैं जो एक साथ चलते हैं। हंस, चल, लिख, पढ़, धातु में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे ही धातु में आपने के साथ ना जोड़ा तो क्या हो गई? वो क्रिया का सामान्य रूप बन गया। हंसना, चलना, लिखना, पढ़ना, ये क्या हो गया? क्रिया का रूप हो गया। धातु में ना शब्द जुड़ते ही क्रिया का सामान्य रूप हो जाता है। क्रिया के भेद हैं, कर्म के आधार पर दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट होता है, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का या करना या होना होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे अनिल पढ़ रहा है, राम सो रहा है, हेमा नृत्य कर रही है। नृत्य कर रहा है कौन? हेमा। बच्चा बॉल से खेलता है, बच्चा किससे खेल रहा है? बॉल से।
सूर्य चमक रहा है, किताबें अलमारी में पड़ी है, पढ़ रहा है, सो रहा है, डांस कर रहा है, खेल रहा है ना। ये सब क्या हो रहा है, किसी ना किसी काम का करना पसंद प्रकट करते हैं, तो ये सब क्रिया कहलाते हैं। अब क्रिया के दो रूप होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। बिना क्रियाओं का कर्म की अपेक्षा नहीं रहती है। अकर्मक मतलब जिसमें कोई काम नहीं है। नदी बहती है तो नदी का स्वभाव है, इसको आप ये समझना कि स्वभाव का, कि नदी का स्वभाव है बहना, कि नदी बहती है तो उसमें नदी कुछ काम नहीं कर रही है, वो नदी का स्वभाव है बहना। अकर्मक बिना कर्म का, यानी कि जिन क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा नहीं रहती है। लड़की दौड़ती है, तारे चमकते हैं, तारे नेचुरल हैं। तारे क्या है, नेचुरल है, वो चमक चमक रहे हैं, उसमें क्या है, किसी भी क्रिया का बोध नहीं हो रहा, वो क्या है, अकर्मक क्रिया। इन क्रियाओं में क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है। क्रिया से पहले किसको लगाकर प्रश्न करें, उत्तर न मिलने पर यह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे अकर्मक क्रिया जैसे जानना, उठना, गिरना, दौड़ना, चमकना, रोना, हंसना। जो ना वाला है ना, उसने जो बताया है कि धातु के रूप के साथ ना लगती क्रिया का सामान्य रूप है, और क्रिया के सामान्य रूप में दो भेद है, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक का है जानना, उठना, गिरना, दौड़ना, चमकना, रोना, हंसना, लेटना, जीना, बरसना, सजना, बढ़ना, अकड़ना, ना वाले इत्यादि। और सकर्मक क्रिया है जिन क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा रहती है, यानी कि वो राम पुस्तक पढ़ रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो कोई क्रिया कर रहा है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। बंदर केला खाता है, राधा गाना गाती है, तो ये सब क्या है, ये सकर्मक क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। यदि क्रिया से पहले क्या किसे या किसको लगाने से उत्तर मिल जाए तो क्रिया सकर्मक होती है। सकर्मक क्रिया के भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विविकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं से एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जिससे ऑब्वियसली एक कर्म होता है वो क्या होगी, एक कर्मक क्रिया। जैसे राम कहानी लिखता है, रानी गीत गाती है, माँ खाना बनाती। अब इसके आगे अगले चलते हैं पेज पे, तो 81 पे आता है क्रिया। मैंने अभी आपको क्रिया बताया था कि जिस शब्द, या मान लो जिस शब्द में किसी काम का करना या होना होता है वो क्या होती है, वो उसकी क्रिया कहलाती है। आगे चलते हम क्रिया के आगे पढ़ते हैं क्रिया के बारे में। वाक्य में अगर क्रिया नहीं होगी तो वाक्य पूरा नहीं हो सकता। कई क्रियाएं खुद खो जाती हैं और कई क्रियाओं को करना पड़ता है। जैसे गेहूं की फसल पक गई है, तो ये गेहूं की क्या है, फसल पक गई है, वो खुद घटित क्रिया है। फसल बोई है तो वो पकेगी, है ना, फसल बोई है तो वो पकेगी। तो गेहूं की फसल पक गई है खुद घटित क्रिया। क्रिया एक शब्द भी हो सकती है और बहुत सारे शब्द भी हो सकते हैं। लिंग, वचन, कारक और काल के कारण क्रिया में परिवर्तन आते हैं। ठीक है, हम एक वचन बहुवचन करते हैं तो क्रिया भी क्या हो जाती है, लड़के से लड़कियां, लड़के दौड़ते हैं और लड़कियां दौड़ती हैं, तो एक वचन बहुवचन में से भी क्रिया में परिवर्तन आता है। क्रिया सामान्य वाक्य के आखिर में लगाई जाती है। एक वाक्य में एक से अधिक कर्ता का होना संभव है। अगर वाक्य में कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त न किया गया हो, जैसे कर्ता होगा वैसे ही क्रिया होगी। ये है, जैसे मैंने बताया, धोबी कपड़े सुखाता है, चिड़िया डाल पर बैठी है। अगर कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त है तो कर्म की विभक्ति चिन्ह होते हैं, जो जिन्हें मैंने बताया था, ने, से, परसर्ग बोलते हैं, वो विभक्ति चिन्ह का क्या होते हैं, एक रूप होते हैं। पिंकी ने सेब काटा, छात्र ने कहानियां सुनाई। ये सारी चीजें क्या है, इनको क्या है ना, देखो ज्यादा डीप में तो हो सकता है कि आप एक कर्मक द्विकर्मक क्रिया कौन सी है क्या है, जितना सिंपली इसको पढ़ सको उतना बढ़िया है। अब है द्विकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। एक काम करने वाले को एक कर्म को करने वाले को एक कर्मक क्रिया और दो करने वाले को द्विकर्मक क्रिया। जैसे अध्यापिका ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, तो इसमें अध्यापिका पढ़ा रही है और बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। माली पौधों को पानी दे रहा है,
शीना ने बच्चे को दूध पिलाया, यानी कि एक साथ दो दो कर्म हो रहे हैं। बच्चा दूध पी रहा है और शीना उसे दूध पिला रही है। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के नीचे दिए गए नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। नाम धातु क्रिया, जिन क्रियाओं का निर्माण संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि शब्दों में प्रत्यय को लगाकर किया जाता है वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। लज्जा से लजाना, झूठ से झुठलाना, मोटा से मुटियाना, साठ से सठियाना। ये पीछे क्या लगा है? प्रत्यय लगा है। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता काम को स्वयं न करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहती है। श्यामा कुत्ते को खाना खिलाती है। पूर्व यानी कि प्रेरणात्मक कार्य है तो उसे इसमें क्या होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया की। जैसे मीना टोकरी लेकर फूल तोड़ने गई, इस वाक्य में लेकर पूर्वकालिक क्रिया है। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। कर्म रहित क्रिया अकर्मक, जिसमें कोई कर्म नहीं वो अकर्म। अकर्म जिसमें क्रिया वो सकर्म। संरचना की दृष्टि से क्रिया के निम्न भेद हैं, नाम धातु, प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक क्रिया। साथ में इन सबका कह सकते हो कि एक साथ अगर इनका अभ्यास करते रहेंगे तो अच्छा है आप लोगों के लिए भी। और अगर पेपर बनाने समय भी वह गाय चराने गया, कर्म कौन कर रहा है? गाय चराने गया वह। तो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के पास में भी क्या हो जाते हैं? इस क्रिया के जो रूप है एक कर्मक, द्विकर्मक। आप सबसे पहले अकर्मक और सकर्मक के में कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। अकर्मक जहाँ पे कोई कर्म नहीं है वो नेचुरल है। सकर्मक जहाँ पे कर्म के साथ क्या है? क्रिया हो रही है। तो ये बात का ध्यान रखना। आज हमने क्रिया तक किया है। अब हम चलते हैं काल की तरफ। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है, यानी कि मुख्य रूप से तीन काल हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। आपको पता ही है वर्तमान मतलब अभी का, भूत का मतलब बीता और भविष्य मतलब आने वाला कल। ये इसमें मतलब बहुत ज्यादा वो इतना मतलब सामान्य ज्ञान की में से भी इसमें से प्रश्न हो सकते हैं। बहुत ज्यादा डीपली इसको याद करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। ताजमहल जैसे शाहजहां ने बनवाया था तो वो तो भूतकाल की क्रिया है, उन्होंने भूतकाल में बनाया था। अभी कोई चीज बना रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये तीन हैं। इसके भेद हम अभी फटाफट कर लेते हैं। और पेपर की तैयारी भी जहां तक हो संभव हो फटाफट शुरू कर दीजिए। पेपर 1 अप्रैल से शुरू होने को है। कोशिश करना कि पेपर मतलब में पेपर तक सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ये देखिए काल, ताजमहल ने शाहजहां को बनवाया। हम विद्यालय मना रहे हैं, जहां रहा है, रही है, आ रहा है वो वर्तमान काल है। रसोईया खीर पकाएगा वो क्या हो गया? भविष्य काल। और मीनू तबला बजाती है, मीनू ने तबला बजाती है मतलब मीनू क्या कर रही है? वो क्रिया कर रही है। कोई क्रिया बीते हुए काल में हुई थी, कोई चल रहे समय में हो रही है और कोई आने वाले समय में होगी। तो क्रिया के समय के आधार पर काल के तीन भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। बढ़ई कुर्सी बना रहा है वो वर्तमान, बढ़ई ने कुर्सी बनाई वो भूतकाल, बढ़ई अब फर्नीचर भी बनाएगा वो भविष्य काल। वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जो क्रिया के चल रहे, जहां रहा है, रही है, आते हैं वहां पे वर्तमान काल है, उसे वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे मोहन दौड़ता है,
वर्तमान काल के भेद। सामान्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिससे पता चलता है कि वह सामान्य रूप से, वो नॉर्मल रूप से घटित हो रही है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे लड़के क्या कर रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं, और मतलब एक ये हो गया सामान्य, एक वो हो जाता है क्रिया वर्तमान में चल रही है लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। जैसे मान लो मैं खाना खा रहा हूँ, मैंने अभी तक पूरा नहीं खाया है, तो वो क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल। माँ बच्चे को पढ़ा रही है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कि माँ अभी तक बच्चे को पढ़ा रही है, ये अपूर्ण वर्तमान काल है। संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिसके अंतर वर्तमान में काल में होने के बारे में संदेह हो सकता है। जैसे कि मान लो कोई प्रोग्राम है, वहां पे क्या होगा, मुख्य अतिथि आते होंगे, आपने खाने पे लोगों को, मेहमानों को बुलाया है, तो आप क्या करेंगे, फलाना आदमी आता ही होगा। अब संदिग्ध है कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, संदेह है, वो आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं भी आएगा, दोनों ही परिस्थिति हो सकती है। तो उसको हम कह सकते हैं, जहां पे आपको संदेह की स्थिति हो, कि संदिग्ध हो। जैसे आप अपने घर में बैठे हो और आपका बच्चा ट्यूशन गया है, तो आप क्या सोचोगे, मेरा बच्चा ट्यूशन में पढ़ रहा होगा, मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा होगा, ये समय मेरा हस्बैंड, मेरा जो भी कलीग है, जो भी मेरी बहन है, भाई है, वो ये काम कर रहा होगा। जहाँ पे आप श्योर नहीं हो, वो होगा संदिग्ध वर्तमान काल, उसे हम क्या कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल। तो जहाँ पे भी रहा है, रही है, रहे हैं, वो वर्तमान काल है। इसके 3 भेद हैं, सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध। ठीक है, अभी हमने जाना वर्तमान काल के बारे में। अब हम जानते हैं भूतकाल के बारे में। भूतकाल सामान्य, अपूर्ण और आसन्न, संदिग्ध, पूर्ण और हेतुमत भूतकाल, यानी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में सामान्य है, कि भाई सुहानी ने पाठ पढ़ा, अध्यापक ने प्रश्न पूछा। अपूर्ण मतलब कि क्रिया के जिस रूप कार्य भूतकाल में शुरू हुआ लेकिन अभी तक खत्म हुआ पता नहीं भाई, ये हम अश्योर नहीं हो पाते हैं कि भाई वो काम हुआ या नहीं। आया, बच्चे को दूध पिला रही थी, अभी तक उसने दूध पूरा पिलाया या नहीं पता नहीं है हमें। रिद्धिमा खेलने जा रही थी, वो गई या नहीं, या वो खेल के आई या नहीं, इसका हमें पता नहीं है। आसन भूतकाल क्रिया का वह रूप जो क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है, उसे आसन कहते हैं। राहुल खेलकर आ गया है, विमान जस्ट अभी उड़ा है, हम कहते हैं ना अभी अभी हमने खाना खाया है, वो है आसन भूतकाल। विमान अभी उड़ा है, किसान ने अभी अभी बीज बोए हैं, वो क्या है, आसन भूतकाल। वैसे ही संदिग्ध भूतकाल क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया के होने का, पूरे होने का शक हो, यानी कि उससे संदिग्ध कहते हैं कि राजेश परीक्षा दे चुका होगा। आप घर में बैठे हो, आपके कोई दोस्त यात्री, या मान लो आपके दोस्त है, वो जा रहे हैं बस पे, अड्डे पे, तो आपने घर बैठे ये सोचा, अभी तक तो उसने ट्रेन पकड़ ली होगी, अभी तक तो वो बस में बैठ चुका होगा, तो वो क्या है, संदिग्ध है। क्या पता बैठा या नहीं बैठा, बस छूट तो नहीं गई, ट्रेन छूट तो नहीं गई, वो हो गया संदिग्ध भूतकाल। इसके अलावा पूर्ण भूतकाल, अगर क्रिया भूतकाल में बहुत समय पहले ही हो चुकी है, उसे पूर्ण का भूतकाल कहते हैं। जैसे कि लड़की स्कूल जा चुकी थी, आप एकदम श्योर हो कि वो काम हो चुका था। करीम पतंग बनाता था, कार्यालय बंद, आप गए और आपने घर आके कहा कि कार्यालय बंद हो चुका था, ये नहीं कहा कि कार्यालय बंद हो गया होगा, नहीं, आपने घर आए, आपने देखा कार्यालय बंद है, तो आपने क्या कहा कि कार्यालय बंद हो चुका था, ये है पूर्ण भूतकाल। वैसे ही हेतु मत भूतकाल, जब भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है, उसे हेतु। यदि राहुल समय पर उठ जाता तो उसकी बस न छूटती, यानी कि या तो पहले वो उठ जाता, यदि वो उठ जाता तो उसकी बस नहीं छूटती। यदि फलाना आदमी गाड़ी ध्यान से चलाता तो ये दुर्घटना नहीं घटती। कि क्या इसमें क्या है कि एक क्रिया दूसरे पर निर्भर करता है। अगर मैंने 5 मिनट पहले गैस देख लिया होता तो मेरा दूध नहीं उफनता, है ना। तो ये एक सटीक क्रिया है कि एक क्रिया अगर मैं समय से उठ जाती तो मैं बस पकड़ लेती। ये अगर मैं समय से उठी नहीं, एक क्रिया तो उस पे दूसरी क्रिया निर्भर कर गई, मैं लेट हो गई इसलिए मेरी बस छूट गई।
तो एक क्रिया के होने या न होने से दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है, तो वो क्या है? हेतु हेतुमत भूतकाल कहलाता है। किसी को पूछना है इसमें? ये बहुत सिंपल है। अभी हम लोग अभी जैसे पढ़ रहे हैं, एक एक बार पढ़ रहे हैं, आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा ये है, अच्छा ये, क्योंकि हम ये लोग डेली इतनी हिंदी, इतना ज्ञान, सामान्य ज्ञान हम रूटीन लाइफ में रखते हैं। उसके अलावा है भविष्य काल के भेद। भविष्य काल के भेद हैं, भविष्य काल के दो भेद हैं। सामान्य भविष्य काल, क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि भाई क्रिया भविष्य में सामान्य रूप से होगी, यानी कि भाई आज फंक्शन है, सोहन तो गाना गाएगी, मजदूर आज उठे हैं, अब खेत में काम करेंगे। संभाव्य कि क्रिया का वह रूप जिससे उसके भविष्य में होने की संभावना हो, उसे हम संभावना या भविष्य कहा जाता है। जैसे शायद आज वर्षा हो जाए, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना? और शायद आज नजीम आ जाए, या शायद आज मेरा दोस्त आ जाए, शायद आज मेरा कोई फलाना आदमी आ जाए। तो भाई संभाव्य मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसे हम कहते हैं संभाव्य भविष्य काल। जब सामान्य वर्तमान होता है तो क्रिया के साथ है, हूँ, ता, ती आदि प्रयुक्त होते हैं। जब संदिग्ध क्रिया होती है तो क्रिया के साथ होगी, होगा या होगा प्रयुक्त होता है। रहा हूँ, रही हूँ, मैंने बताया था, ये अपूर्ण वर्तमान के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं। सामान्य भविष्य में क्रिया के आखिर में एगा, एगी, उगी और एगी आदि शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से उसके समय की जानकारी मिले उसे काल कहते हैं। काल के तीन भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान, भविष्य काल। भूतकाल में कार्य हो चुकने वाले, वर्तमान में वर्तमान समय, भविष्य में आगामी समय की जानकारी मिलती है। भूतकाल के 6 भेद है: सामान्य, आसन, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु हेतु। वर्तमान काल के 3 हैं: सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध। और भविष्य काल के 2 भेद हैं: सामान्य और संभाव्य। ठीक है, अभी तक हमारा काल तक का सारा हो चुका है। अगले क्लास में हम वाच्य करेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं। किसी को कुछ पूछना है? नहीं। ठीक है सर, तो आज की क्लास में इतना ही। तो आप लोग अभ्यास प्रश्न करते रहिए, कहीं कोई दिक्कत आए या कहीं कुछ पूछना हो तो हम सब चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, सभी को ठीक है। मेरा जय जिनेंद्र। जय अरुणा जी, आज जिनेंद्र। आप क्लास में थोड़ा लेट हो गए। मैम नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था, इधर बरसात हो रही है।